आज के इस नवनिर्वाचित नवगठित भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उपस्थित हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष सम्माननीय दिलीप घोष जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी, श्री मुकुल राय जी, श्री राहुल सिन्हा जी, श्री अरविंद मेनन जी और यहाँ दिल्ली में मेरे साथ जुड़े हुए हमारे सह संगठन मंत्री, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री प्रकाश जी और भारत सरकार में मंत्री अपने बाबुल सुप्रियो जी और सभी हमारे सांसदगण, विधायकगण और पार्टी के पदाधिकारी और कार्य समिति के सदस्यों, आज मुझे बंगाल की धरती के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला है और बंगाल की जो ऐतिहासिक धरती है, जो संस्कृति की धरती है, जो भारतीय संस्कृति की उद्योतक धरती है, ऐसी धरती को मैं नमन करता हूँ। जहाँ स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी हों, जहाँ जिस धरती पर स्वामी चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना दृष्टि दी हो, दिशा दी हो, और जहाँ स्वामी विवेकानंद ने की जन्म स्थान हो, ऐसी भूमि को मैं नमन करता हूँ। अगर मैं क्रांतिकारियों की बात करूं और स्वतंत्रता सेनानियों की बात करूं तो मैं नमन करता हूं सुभाष चंद्र बोस जी को, खुदीराम बोस जी को, हमारे श्री अरबिंदो को, जिन्होंने देश को, दुनिया को भारत की संस्कृति के माध्यम से एक नई दृष्टि दी और इसके साथ साथ आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को आहूत कर लिया। ऐसी धरती को मैं नमन करता हूं। अगर मैं बात करूं साहित्य की तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हमारे याद करना आज श्री अरबिंदो को, जिन्होंने देश को, दुनिया को भारत की संस्कृति के माध्यम से एक नई दृष्टि दी और इसके साथ साथ आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को आहूत कर लिया। ऐसी धरती को मैं नमन करता हूं। अगर मैं बात करूं साहित्य की तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हमारे याद करना आज श्री अरबिंदो को, जिन्होंने देश को, दुनिया को भारत की संस्कृति के माध्यम से एक नई दृष्टि दी और इसके साथ साथ आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को आहूत कर लिया। ऐसी धरती को मैं नमन करता हूं। अगर मैं बात करूं साहित्य की तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हमारे याद करना आज श्री अरबिंदो को, जिन्होंने देश को, दुनिया को भारत की संस्कृति का वर्ष रहा है। यह साल अपने आप में जहां मोदी जी के नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित हुए, फिर चाहे वो राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो, सदियों से जिस बात के लिए हम सब प्रेरित थे वो वाले विषय हुए हों, फिर चाहे वो धारा 370 का धाराशाही होना हो, 35A का जाना हो, फिर चाहे वो ट्रिपल तलाक का समाप्त होना हो, बहुत से काम हुए हैं। लेकिन यह भी सच है कि जो दुनिया ने नहीं देखा था वैसा कोरोना का संक्रमण भी 2020 में हमको देखने को मिला। किसी को कोई तजुर्बा नहीं था कैसे इससे लड़ा जाएगा। दुनिया इससे जहां चिंतित थी, वहीं इस संक्रमण के कारण एक देश में, दुनिया में एक संक्रमण काल आ गया। अगर हम पाश्चात्य देश को देखें तो वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि इकोनॉमी को चलाना है या जीवन को बचाना है। शक्तिशाली देश भी स्वास्थ्य के मामले में उनकी स्थिति चरमराती दिखी, असहाय दिखी, यह हम सबको मालूम है। और ऐसे समय में 130 करोड़ का देश भारत, प्रजातंत्र का देश, जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे थे और कर रहे हैं, उन्होंने नहीं सिर्फ देश को बल्कि दुनिया को भी इससे लड़ने का रास्ता दिखाया है। यह हमारे लिए गौरव की बात है, इसको हमको समझना चाहिए। जब लोग इकोनॉमी और
जान के बीच में लड़ रहे थे, तो मोदी जी ने कहा जान है तो जहान है, और इसलिए एक बोल्ड और टाइमली डिसीजन लिया, और वो बोल्ड और टाइमली डिसीजन था लॉकडाउन का। उस लॉकडाउन के समय में बहुत सी चर्चाएं हुई, लेकिन एक हिम्मत का फैसला मोदी जी ने लिया और 130 करोड़ के देश को कोरोना के संक्रमण से बचाने में हम सफल हुए। ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए, ये हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। याद कीजिए, जब कोरोना का संक्रमण हुआ था, और मैं बार बार कहता हूं कि यह टाइमली और बोल्ड डिसीजन इसलिए था क्योंकि मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी भारत सरकार में रहा हूं, मुझे स्वास्थ्य की स्थिति पता थी। उस समय हमारे पास कोरोना के संक्रमण के टेस्ट करने की कैपेसिटी सिर्फ 1500 थी, लेकिन भारत देश को इस लॉकडाउन की अवस्था में मोदी जी ने तैयार किया, और आज हम कह सकते हैं कि 11 लाख प्रतिदिन कोरोना के टेस्ट करने की कैपेसिटी भारत की हो गई है, और यह हमको समझना चाहिए। जिस दिन लॉकडाउन लगा था, उस दिन एनआईवी पुणे एक टेस्टिंग लेबोरेटरी होती थी, कोविड हॉस्पिटल नहीं था। मैं आपके सामने ये आंकड़े इसलिए रख रहा हूं क्योंकि प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों को जानना चाहिए कि किस तरीके से कोविड के साथ प्रधानमंत्री जी ने लड़ाई लड़ी और भारत देश एक होकर के इसमें सफल हुआ, इसको हमको समझना चाहिए। उस समय एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था। आज 1653 डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं और लगभग 12 लाख डेडिकेटेड बेड्स हैं और लगभग 50,000 वेंटिलेटर्स के साथ बेड है। यह हमको समझना चाहिए। उस समय भारत में एक भी वेंटिलेटर नहीं बनता था, एक भी वेंटिलेटर नहीं बनता था। आज भारत में 3 लाख वेंटिलेटर्स मैन्युफैक्चर हुए हैं। 3 लाख, 2 वक्त की रोटी मुनस्सर भी करेंगे, इस बात की चिंता की गई। आपको याद होगा कि उस समय 1,70,000 करोड़ रुपए खर्च करके 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने से लेकर के नवंबर महीने तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और इसके साथ साथ अपने दाल की 1 किलो व्यवस्था, यह भी मोदी सरकार ने की, और यह 80 करोड़ की जनता को नवंबर महीने तक की खिलाने की व्यवस्था की। इसको हमको समझना चाहिए। लगभग 20 करोड़ बहनों के लिए 500 रुपए यानी 1500 रुपए की व्यवस्था की गई, और 20 करोड़ लोगों ने जनधन खाते के माध्यम से अपने खाते में 500 रुपए यानी 1500 रुपए प्राप्त किए। यह हम सबको मालूम है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत लगभग 8 करोड़ 70 लाख किसानों के खाते में 2000 रुपए पहुंचाने का काम किया। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ 17,000 करोड़ रुपए अभी पिछले जुलाई महीने में रिलीज किया गया ताकि दूसरी किस्त भी उनको मिल सके, और 2-2 हजार रुपए 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंचने की व्यवस्था की गई। इसको हमको समझना चाहिए। लगभग 8 करोड़ बहनों के लिए एलपीजी सिलेंडर 3 महीने के लिए 3-3 सिलेंडर की व्यवस्था की गई, इस ताकि भोजन चल सके और लॉकडाउन की अवस्था में उनका चूल्हा जल सके, इसकी व्यवस्था की गई। इसको हमको समझना चाहिए। यही नहीं, अगर हम आत्मनिर्भर पैकेज की बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ रुपए दिए, जिसमें से 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर में खर्च होना है। मैं चाहूंगा दिलीप दा और हमारे सांसद इस बात की चिंता करें कि जो एमएसएमई सेक्टर में हैं, जिनको उद्यम खोलने के लिए और उनको फिर से चालू करने के लिए आवश्यक है, उनको लोन सैंक्शन कराने का हमको व्यवस्था करें। लगभग 1,10,000 करोड़ लोन सैंक्शन हो चुका है, और बाकी बचा हुआ जो 3 लाख करोड़ में से है वह भी सैंक्शन हो और बंगाल के उद्यमियों को इसका लाभ मिले। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे आना पड़ेगा, यह मेरा आप सबसे निवेदन है। उसी तरीके से हमारे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लगभग 2.5 करोड़ किसानों को जो किसान क्रेडिट कार्ड में जो क्रेडिट देने की व्यवस्था है, और बहुत ही जिसको कहते हैं कि कोई इंटरेस्ट के बगैर जो ऋण देने की व्यवस्था है, उसमें भी हम लोगों को अपने आप को आत्मसात करना चाहिए, जुड़ना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। लगभग 50 लाख रेडी वाला, फेड़ी वाला, ठेले वाला, इनको 10-10 हजार रुपए देने की व्यवस्था की गई है। 5,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मैं चाहूँगा
कि हमारे कार्यकर्ता इसमें आगे आए और आगे बढ़ करके आत्मनिर्भर पैकेज को हम आगे बढ़ाएं। दुनिया ने इस बात को कहा कि भारत पहला देश है जिसने हेल्थ की भी चिंता की है और आर्थिक रोजी रोटी की भी चिंता की है। यह पहला देश है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि इंडिया एंड मोदी हैज गिवन द वे हाउ टू फाइट द हेल्थ इश्यूज एंड हाउ टू फाइट द इकोनॉमिक इश्यूज। ये बात उन्होंने कही। आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, वोकल हो जाइए लोकल के लिए। और जब मैं वेस्ट बंगाल की बात करता हूं तो कलकत्ता के जूट आइटम्स, फिर वो सॉफ्ट डॉल्स हो या फिर बटीक हो, उसको हम वर्ल्ड ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, उसकी हमको चिंता करनी चाहिए। उसी तरीके से पश्चिम मेदिनीपुर में जो पत्ता चित्रा का कार्य है, स्क्रॉल पेंटिंग का जो कार्य है, उसको भी हमको बढ़ावा देना चाहिए। उसी तरीके से पुरुलिया में जो नेचुरल फाइबर है, बबुई ग्रास जिसको कहते हैं, उसको भी हमको बढ़ावा देना चाहिए। और मुर्शिदाबाद का ब्रास और बेल मेटल जो है, उसको भी हमको बढ़ावा देना चाहिए। मित्रों, ये काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है कि हम आत्मनिर्भर भारत को, आपदा को अवसर में मोदी जी के सपने को बदलने में अपना योगदान करें, पूरी ताकत लगाएं। ये हमारे को पूरी ताकत लगा करके करना पड़ेगा। हम लोगों ने, भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में वेस्ट बंगाल को काफी कुछ दिया भी है। अगर हम बात करें कोलकाता वाराणसी वाटरवेज का, ये आर्थिक जगत में एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा स्रोत बनने वाला है। हमको इसके साथ जुड़ने की जरूरत है। हमको इसको जनता को समझाने की जरूरत है कि कोलकाता वाराणसी वाटरवेज यह आर्थिक क्रांति लाने में और एम्प्लॉयमेंट लाने में एक बहुत बड़ा साधक सिद्ध होगा। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपको ध्यान में है कि मोदी जी ने आपको एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया है, जिसकी ओपीडी शुरू हो गई है। 1754 करोड़ रुपए की लागत से ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वेस्ट बंगाल को दिया गया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। यही नहीं, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो मैंने चितरंजन कैंसर सेंटर को 600 करोड़ रुपए दे करके वहां के 400 बेड कैपेसिटी इंक्रीज करने की व्यवस्था की है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि भारत सरकार की ओर से मोदी जी का सप्रेम भेंट इस तरीके से कार्य हेल्थ के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए किया गया है। जनधन योजना के तहत लगभग 3 करोड़ 87 लाख अकाउंट्स खुले हैं और जिसमें 500 रुपए जनधन खाते में डालने का काम हुआ है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। जहां 8 करोड़ उज्ज्वला के गैस कनेक्शंस आए हैं, तो वहीं वेस्ट बंगाल में 90 लाख लोगों को इस गैस कनेक्शन से जोड़ा गया है। उसी तरीके से एलईडी बल्ब्स लगभग 92 लाख मुफ्त बांटे गए हैं और लगभग 479 करोड़ रुपीस का सालाना बिजली की खपत में बचत हुई है वेस्ट बंगाल में। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अम्फान आया था, दुखदाई बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की ओर से तुरंत 1000 करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज दिया गया। और मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत लगा करके अम्फान के रिलीफ वर्क में अपने आप को झोंका, पूरी ताकत लगाई और लोगों को राहत पहुंचाई है। इसके लिए मैं बंगाल यूनिट को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। मित्रों, यह सब कार्य जरूर हुआ। राम मंदिर का पूजन भी हुआ 5 तारीख को। एक सदियों से जो हमारे सबकी इच्छा थी, करोड़ों करोड़ों भारतवासियों की इच्छा थी कि भव्य राम मंदिर बने, वो 5 अगस्त को उसका शिलान्यास यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा हुआ। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि 5 तारीख को वेस्ट बंगाल में ममता दीदी ने लॉकडाउन लगा दिया, लॉकडाउन कर दिया। करोड़ों की जो इच्छाएं थी उसको कुचलने का काम किया, उसको रोकने का काम किया। और यह अलग बात है कि 31 जुलाई को बकरीद में लॉकडाउन लिफ्ट कर लिया गया। यह वोट बैंक की पॉलिटिक्स, यह अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, यह इस प्रकार की पॉलिटिक्स जिसमें तुष्टीकरण किया जाता हो, वोट बैंक की राजनीति की जाती हो और एंटी हिंदू माइंडसेट खड़ा किया जाता है। यह है ममता दीदी की राजनीति पश्चिम बंगाल में। हमें खुशी है कि 31 तारीख को लॉकडाउन लिफ्ट हुआ, अच्छी बात है। लेकिन 5 तारीख को लॉकडाउन लगाने का क्या अर्थ था? और यह भी मालूम होना चाहिए कि 31 जुलाई के बाद 5 अगस्त आती है,
तो 5 अगस्त में लॉकडाउन की जरूरत पड़ गई और 31 को खोलने की जरूरत पड़ गई। ये अपीजमेंट की राजनीति, ये वोट बैंक की राजनीति। मित्रों, मैं प्रदेश की कार्य समिति के सदस्यों से एक एक से निवेदन करूंगा कि आप इस ममता जी की जो ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है और जो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, इसको जनता के सामने उजागर कीजिए और जनता को बताइए कि इनको वेस्ट बंगाल की जनता से प्रेम नहीं है, ये राजनीति और विशुद्ध राजनीति करती है अपने कुर्सी के खातिर। ये हमको बताना चाहिए, ये हमको समझाना चाहिए। मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल में एक लंबी यात्रा कम समय में की है। याद कीजिए 2011 हमारा वोट परसेंटेज 2% था और 2 सीट्स थी और हमारा वोट परसेंटेज 4% था। 2014 के चुनाव में हमारा वोट प्रतिशत, हमें 2 सीटें मिली और हमारा वोट प्रतिशत 18% गया और 19 में हमारा वोट प्रतिशत 40% चला गया, 40% पहुंच गया। बंगाल का आशीर्वाद मिला। मित्रों, इसी गति से हमको चलना है और आने वाले विधानसभा में तृणमूल सरकार को उखाड़ के फेंक देना है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है और एक स्वच्छ सरकार, कमल खिलाना है और स्वच्छ सरकार देनी है। इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। इसके लिए हमको, और बंगाल की जनता, ममता जी जान गई हैं कि जमीन नीचे से खिसक चुकी है। जनता पश्चिम बंगाल में कमल को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है। सरकार देनी है, इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। इसके लिए हमको, और बंगाल की जनता, ममता जी जान गई हैं कि जमीन नीचे से खिसक चुकी है। जनता पश्चिम बंगाल में कमल को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है। हमें उसके लिए अपने पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, यह हम आपसे कहना चाहेंगे। मुझे यह भी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन के माध्यम से और इसके साथ साथ फीड द नीडी प्रोग्राम में बहुत अच्छा काम किया और यह ममता जी के विरोध के बावजूद काम किया। इसके लिए विशेष साधुवाद, आपको विशेष साधुवाद देना चाहूंगा जिस तरीके से आप लोगों ने काम किया। लगभग 1 करोड़ 6 लाख आपने फूड पैकेट्स बांटे। जब ममता जी के और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता राशन चोरी में लगे हुए थे और राशन को लूटने में लगे हुए थे, तब आपने लोगों के घरों में राशन पहुंचाने का काम किया। आप बधाई के पात्र हैं, आप साधुवाद के पात्र हैं। आपने राशन किट बांटे, 1 महीने का राशन किट मोदी किट के नाम से लगभग कोई 30,000 के आसपास आपने राशन किट बांटे। उसी तरीके से आपने फेस कवर्स बांटे, 31 लाख महिला मंडल को जगाया, उनको एक्टिवेट किया, उनके माध्यम से आपने ये काम किया। आपने लगभग 1 करोड़ 71 हजार आपने पीएम केयर फंड में आपने जमा कराए और लगभग 75,000 लोगों को इसमें जोड़ा। इस तरीके से आपने काम किया। संपर्क अभियान में आपने जो वर्चुअल रैली की, उसमें लगभग 1 करोड़ 56 लाख लोग जुड़े। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद देता हूं जिन्होंने यह काम किया और इस तरीके से सफलता हासिल की। मित्रों, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पश्चिम बंगाल की जनता को मुख्य धारा में शामिल होने में ममता दीदी रोड़ा अटकाती हैं और ममता दीदी उनके रास्ते में जो अच्छे सुविधाएं मिलनी हैं उसके बीच में रोड़ा बनती हैं। ये हमको समझना चाहिए। आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए का सालाना कवर किसको मिलता है? गरीब, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शे वाला, ऑटो रिक्शे वाला, घर में मेड सर्वेंट, रैग पिकर, जो कूड़ेदान में से रैग्स पिक करते हैं, ऐसे लोगों को मोदी जी ने 5 लाख का सालाना हेल्थ कवर दिया, गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए दिया। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसी संख्या 4 करोड़ 57 लाख है, 4 करोड़ 57 लाख है। इस 4 करोड़ 57 लाख लोगों को वंचित रखने का काम ममता जी ने किया है। उनको स्वास्थ्य पहुंचाने में रोड़ा बनी है, रास्ते में रोड़ा बनी है और वह उनको स्वास्थ्य की सुविधा से वंचित रख रही हैं। 1 नहीं 3 साल हो गए आयुष्मान भारत को शुरू हुए, 3 साल से वंचित रखा है 4 करोड़ 57 लाख की जनता को। यह हमको समझना चाहिए। आने वाले विधानसभा के चुनाव में मुद्दा बनाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि तुम्हारा हक जो मोदी जी तुमको देते हैं,
तुम्हारे हक को रोकने का काम ममता दीदी की सरकार कर रही है, यह समझना चाहिए। और गरीब लोगों का स्वास्थ्य की सेवा लेने से वंचित रख रहे हैं, इस बात को हमको बताना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2000 रुपए की किश्त 8 करोड़ किसानों को देने का नजरिया, मैं पश्चिम बंगाल से पूछता रहा कि ये तो बता दो कि कितने करोड़ किसान हैं जिनको मोदी जी ने पहुंचाना है। अभी तक ममता जी की सरकार ने दिल्ली को यह नहीं बताया कि कितने किसान हैं। और 2000 रुपए ऐसे छठी किश्त तक का कम से कम जो 12,000 रुपए उनको मिलने थे, उससे किसानों को वंचित रखा है। यह बात हमको समझनी चाहिए। कितना बड़ा नुकसान। कौन? किसान बेचारा, जो बीज खरीदेगा, जो फर्टिलाइजर खरीदेगा, जो अपने अनाज को उन्नत बनाने के लिए काम करेगा, उसको 2000 रुपए देने का, साल में जो 3 किश्तें देने का काम था, उसमें भी रुकावट करने का काम पश्चिम बंगाल ने किया है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बंगाल में लागू नहीं होने दी है। किसका नुकसान हो रहा है? किसान किसके हैं? बंगाल के मुख्यमंत्री के ये किसान नहीं है क्या? क्या इन किसानों की चिंता करना उनका काम नहीं है क्या? और तो और छोड़िए, प्रधानमंत्री आवास योजना को नाम बदल दिया, बांग्ला आवास योजना बना दिया। पैसा मोदी जी दे, केंद्र सरकार दे, लेकिन ठप्पा अपना लगाने की कोशिश की है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, बांग्ला ग्रामीण सड़क योजना बना दिया। अरे बांग्ला के लिए तो हम लगे ही हैं, बंगाल की तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये भारत सरकार सेवा कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, ममता जी आप नहीं कर रही हैं। ये बात हम वेस्ट बंगाल की जनता को बताएंगे कि किस तरीके से हमने काम किया है, ये हम जरूर बताना चाहते हैं। मित्रों, इसी तरीके से दुख के साथ कहना पड़ता है, कहां बंगाल था एक समय में, इसका विकास किस हद तक इंडस्ट्रियलाइजेशन था। अभी स्वच्छ भारत मिशन में जो सबसे गंदे 10 सिटीज, जब रैंकिंग में सबसे नीचे, पहले तो रैंकिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया स्वच्छ भारत मिशन में, और जब रैंकिंग हुई तो जो 10 सबसे गंदे शहर आए, दुख के साथ कहना पड़ता है 8 शहर उसमें से पश्चिम बंगाल के। 8 शहर कहां ले गई बंगाल को ममता जी? इधर मोदी जी कोविड की सेवा कर, कोरोना में लोगों की सेवा करें, और यहां इस तरीके का काम, और ऑपोजिशन रिफ्यूज करना, कोऑपरेट नहीं करना, हर बात पर बोलना होबे ना होबे ना होबे ना। की होबे ना? सब कुछ होबे, सब कुछ होगा और विकास होगा। बंगाल की तस्वीर बदलेगी और तकदीर बदलेगी, और यह कमल का निशान बंगाल में बदल लाएगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। आप देखिए, जब कोरोना में राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो उस समय टीएमसी के कार्यकर्ता राशन की चोरी में लगे हुए थे। राशन की चोरी में लगे हुए थे। गरीब के पेट में 2 वक्त के भोजन की मुनस्सर कराने के बजाय उनके पेट से न्योला छीन रहे थे। ऐसी सरकार, ऐसी लोक विरोधी सरकार, जन विरोधी सरकार, इसको लॉक स्टॉक एंड बैरल के साथ छुट्टी करनी चाहिए। और जब भी चुनाव आएगा, प्रजातंत्र तरीके से हम इसकी छुट्टी करेंगे। इस बात को हमको सुनना चाहिए। कोरोना का संक्रमण, कोरोना के बारे में आंकड़े नहीं देते हैं। दिल्ली की टीम गई तो उसको काम नहीं करने दिया, दिल्ली की टीम को रोक दिया। दिल्ली की टीम ने कोरोना के संक्रमण से बचने के उपाय बताने थे तो वो उपाय नहीं लिए, आंकड़े नहीं भेजे, डेड बॉडीज अनअटेंडेड रही। यह है वेस्ट बंगाल का कोरोना संक्रमण के दौरान किया गया कार्य। और तो और छोड़िए, कोरोना वॉरियर्स के लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी 50-50 लाख रुपए देंगे अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर कोई बेचारे की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। यह भी पश्चिम बंगाल में नहीं लागू किया ममता जी ने, उनको भी वंचित रखा है। यह हमको समझना चाहिए। यह है इनकी जन विरोधी नीति, यह है मानव विरोधी नीति, यह है एंटी ह्यूमनिज्म। यह मानवता विरोधी नीति को और जन विरोधी नीति को लेकर के जो आगे चली है वो। और तो और छोड़िए, श्रमिक भाइयों को जब वो बेचारे माइग्रेंट लेबरर्स आ रहे थे तो उनको रोकने का प्रयास किया गया। श्रमिक ट्रेनों को आने से रोका गया पश्चिम बंगाल में। अरे ममता जी, आपके श्रमिकों ने
बंगाल की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट किया है, इसको जरा सा आप ध्यान में रखिए। सारे देश में सोने के कारीगर अगर हैं तो उत्तम कोटि के बंगाल के हैं, जिन्होंने सारे देश में सेवा की है। उन बेचारों को कोरोना संक्रमण में जब घर वापस आना था, जब मोदी जी श्रमिक एक्सप्रेस चला रहे थे, तो आपने कह दिया ये कोरोना कैरियर्स है, आपने कह दिया ये कोरोना एक्सप्रेस है। ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आपको बंगाल के लोगों के साथ प्रेम नहीं है। आप राजनीति कर रही हैं और आप बंगाल के लोगों को जिस दृष्टि से और आदर से देखना चाहिए वो भी आप नहीं कर रही हैं। यह भी हमको समझना चाहिए। विश्व भारती स्कूल में क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है? वहां रविंद्रनाथ टैगोर जी की भी आत्मा आज रोती होगी। रविंद्रनाथ टैगोर जी की भी आत्मा को देखना होगा कि किस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने विश्व भारती स्कूल को खड़ा किया था, जिस तरीके से उस विश्व भारती स्कूल का जो जो विषयों को आगे बढ़ाने का सपना था, आज उसका क्या हाल हो गया है। लैंड माफिया और टीएमसी के कार्यकर्ता वहां भू माफिया के साथ मिलकर के राजनीति को चलाने का और चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल की जनता, पढ़ी लिखी जनता, जिसने देश को दृष्टि दी है, वो कभी आपको माफ नहीं करेगी। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। कट मनी एंड टीएमसी मनी, और ये नारदा स्टिंग ऑपरेशन में आपके लोगों से पता चला है कि आपकी क्या मानसिकता है बंगाल के लोगों को देखने की, कैसे लूटा है आपने दोनों हाथों से बंगाल को। और पॉलिटिक्स ऑफ क्रिमिनलाइजेशन, ये जो पॉलिटिक्स को राज्य के सहारे क्रिमिनल माध्यम से लोगों की आवाज को बंद करने का आपने जो काम पकड़ा है, याद रखिएगा चुनाव में बंगाल की जनता उठेगी और बंगाल अपनी आवाज देगी और आपको घर बैठाएगी और भारतीय जनता पार्टी को आगे लाएगी। यह हमको समझना चाहिए। 100 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए हैं। ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। मैं गया था, मैंने वहां पर उनका तर्पण किया है। दिलीप दा बैठे हैं, मुकुल दा बैठे हैं, हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी बैठे हैं, आप सबके साथ मिलकर के हमने उनका तर्पण किया। 100 से ज्यादा कार्यकर्ता। दुख होता है। और ये जो अपने आप को डेमोक्रेसी के चैंपियंस कहते हैं, इनकी आवाज नहीं निकलती इन बातों पर। 100 से ज्यादा कार्यकर्ता मर गए, जिनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। लेकिन ये जो दिल्ली बैठ करके डेमोक्रेसी के चैंपियंस बनते हैं, इनकी आवाज नहीं निकलती है। ये दोहरा चरित्र, ये डुअल आइडेंटिटी, इसके भी, इस मानसिकता को भी हमको हटाना है और इससे लड़ना है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मां दुर्गा की शक्ति को लेकर के आगे बढ़ेगा। गांव गांव में जाना है, बूथ बूथ पर काम करना है, व्हाट्सएप ग्रुप्स खड़े करने हैं। यहां पदाधिकारी जो हैं, मैं दिलीप दास से निवेदन करूंगा, आप प्रवास बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप सभी पदाधिकारियों को और सभी एमपीज को प्रवास के लिए उत्सुक करें, प्रवास में उनको जोड़ें और हरेक को कोई ना कोई जिला दिया जाए और हरेक को कोई ना कोई मंडल दिया जाए। हरेक पदाधिकारी कम से कम 5 या 7 मंडल का प्रवास करे, वेरिफिकेशन करे शक्ति केंद्र का, ग्राम केंद्र का, वेरिफिकेशन करे बूथ का, और हर बूथ पर व्हाट्सएप ग्रुप खड़ा होना चाहिए और 3 तरीके का कंटेंट डालना चाहिए। मैं देख रहा हूं, मुझे स्क्रीन पर अहलुवालिया जी भी दिख रहे हैं, सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं, इनसे पता कीजिए। एक नेशनल कंटेंट डालना चाहिए, एक कंटेंट हमको डालना चाहिए स्टेट का, जो स्टेट में कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, और एक हमको रीजनल कंटेंट डालना चाहिए जो स्थानीय समस्याओं का, और हर 15 दिन पर हमको कोई अच्छा कंटेंट क्रिएट करके डालना चाहिए। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे जो रेडी वाले हैं उनको जो व्यवस्था दी गई है और जो 5,000 करोड़ रुपए बांटा जा रहा है, उसमें से 1 लाख करोड़ लोगों को वो धन बांटने के व्यवस्था में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना योगदान भी किया और साथ में वक्तव्य भी दिया है। ऐसे कंटेंट को हमको डाल करके बूथ तक के कार्यकर्ताओं को जागृत करना चाहिए। उसी तरीके से जो मैंने आपको बताई, आयुष्मान भारत लागू नहीं है, प्रधानमंत्री किसान फसल योजना लागू नहीं है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना लागू नहीं है, ये सारी बातों को कंटेंट में डाल करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से गांव के अपने कार्यकर्ताओं को बताना चाहिए।
उसी तरीके से जो रीजनल समस्याएं हैं, उन रीजनल समस्याओं को भी आपको उनको बताना चाहिए, उनको उजागर करना चाहिए और एक्टिवेट करना चाहिए। मित्रों, मुझे बहुत भरोसा है पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं पर। मुझे मालूम है विपरीत परिस्थिति में भी लड़ने की ताकत आप में है। आप लड़ रहे हैं, सारा देश आपके साथ खड़ा है, सारे देश के कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं और हमको इस बार के विधानसभा में सफलता हासिल करनी है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप पूरी ताकत लगाइए। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। बहुत जल्द मैं भी आपके बीच में आऊँगा। आज कोरोना के कारण मुझे आपके साथ वर्चुअल रैली में मुलाकात करने का मौका मिल रहा है। इच्छा तो मेरी थी और लॉकडाउन होने के पहले मुझे कार्यकारी समिति के सदस्यों के साथ मिलने का मौका मिला था। शायद वो 4 मार्च की तारीख थी जब हम आपके साथ मिले थे। 4 या शायद 1 मार्च थी या 2 मार्च थी, ऐसी तारीख थी जब मैं आपके साथ मिला था। कलकत्ता में रात को हम बैठे थे और वहाँ अमित शाह जी भी, गृह मंत्री जी भी उपस्थित थे। तब हमारी आपकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद मैं इस नवगठित कार्य समिति के साथ पहली बार मिला हूँ। मुझे पूरा विश्वास है आपके 18 सांसद जीत करके आए हैं। अगली बार आपने बाजी मारनी है, पूरी ताकत लगाइए। ये 40% को 50% वोट शेयर में बदलना है। इसके लिए हम संकल्प लें और अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाएं। यही मुझे आपसे कहना है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बंगाल। राजनीति के ऊपर, पश्चिम बंगाल में समस्याओं के ऊपर और सांगठनिक व्यवस्था को किस तरह से बूथ पर पहुंचाया जाए, हर लोगों की अकाउंटेबिलिटी रहे और इस मार्गदर्शन को अगर हम सही मानों में नीचे के स्तर पर ले जाएं तो वो दिन दूर नहीं जो पश्चिम बंगाल में ये अत्याचारी ममता बनर्जी की जो शासन है वो खत्म होगी। हमारे मंच पर उपस्थित हमारे जिला के, हमारे राज्य के प्रेसिडेंट दिलीप दा उपस्थित हैं। हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी जो हमारे प्रभारी हैं उपस्थित हैं। हमारे अरविंद मेनन जी, हमारे सुब्रतो दा उपस्थित हैं। दिल्ली में भी हमारे मुकुल दा यहाँ उपस्थित हैं। हमारे दिल्ली में बाबुल सुप्रियो दा भी उपस्थित हैं। सारे लोग जो हमारे दिल्ली से लेकर यहाँ तक सभी लोग जो इस सभा में उपस्थित हैं, सभी लोगों को मेरा हार्दिक हार्दिक नमन है और विश्वास है कि हम सभी लोग आपके जो मार्गदर्शन आपने दिया है उस पर कार्य करते हुए इस शासन को, जिसको कुशासन कहना भी कुशासन का अपमान करना होगा, इस कुशासन को जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में चल रहा है, इसको हम इस चुनाव में ऐसे जगह पर पहुंचा देंगे जहां फिर कभी ममता बनर्जी जैसी व्यक्तित्व जो राजनीति के नाम पर कलंकित करती हैं पूरे बंगाल नहीं पूरे देश को, उससे हमें मुक्ति मिले। आपका मार्गदर्शन मिला, इसके लिए आप हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार और हमारा भारत माता की जय। भारत माता की। धन्यवाद।